दोस्तों, आज का इंटरव्यू हमारी ट्रस्ट एंड सेफ्टी टॉक का बहुत ही ज्यादा मेरे लिए स्पेशल है और हमारी संस्था के लिए स्पेशल है, क्योंकि आज हमारे साथ है डॉक्टर राजन। इनको मैं पूरे इंटरव्यू में राजन भैया कहूंगा, क्योंकि वही हमारा रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है। 2007 या 6 की बात है जब मैं इनसे पहली बार मिला। हम लोग के जेएनयू के गुट के एक यूथ वॉइस के तरीके से। और राजन भैया का डिस्कशन करने का आइडिया का मैं आज तक पहलू सबको बताता हूँ, क्योंकि उस वक्त पे ये खाली किताबों के नाम नहीं लेते थे, पेज के चैप्टर के नाम लेते थे और बोलते थे जरा आप ये पढ़ के आइए फिर हम बात करेंगे। तो यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। आज 2024 में हम लोग हैं। सोशल एंड मीडिया मैटर्स की नींव रखने में, इसकी गाइडेंस में, पॉलिटिक्स के बारे में, मिस इन्फॉर्मेशन, जर्नलिज्म के बारे में भैया ने जितना गाइड किया है, इज बिन अ फोर्स। वी हैव वर्कड अ लॉट ऑन मिस इन्फॉर्मेशन। आज से नहीं, 5-6 साल हो गया, 10 साल हो गया। तो थैंक यू भैया समय देने के लिए। वैसे तो घर की बात है तो थैंक यू नहीं कहना चाहिए, लेकिन थैंक्स अ लॉट। और मैं सीधा पहला प्रश्न करूंगा कि बिफोर वी गेट इनटू मिस इन्फॉर्मेशन एंड ऑल, ये जर्नलिज्म, पॉलिटिक्स, एकेडमिक्स, इसका ये जो ट्रायंगल बना, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? व्हेन डिड द फर्स्ट थॉट कम इन कि यार इस तरफ जरा जीवन को झोंक दिया जाए? शुरुआत तो ट्रेवलिंग का एक शौक था। वो बचपन में एक कहानी थी सत्यजीत रे की, वो पढ़ी थी, छोटे नाना नाम से। उस पर एक फिल्म भी बनी हुई है, आगंतुक करके शायद वो फिल्म थी, वेयर देयर इज अ गाय हु हैज ट्रेवल्ड ऑल हिज लाइफ। और वो बस घूमा है, लिखा है, देखा है। तो सिविलाइजेशन को लेकर, सोसाइटी को लेकर इसका कॉन्सेप्ट ही कुछ अलग है। तो फॉर मी इट वाज अ बिग आई ओपनर बिकॉज आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल टाउन इन उत्तर प्रदेश, मैनपुरी। तो हमारे यहाँ तो ये इमेजिनेशन ही नहीं था, कोई पढ़ने में थोड़ा तेज है तो साइंस लेगा और थोड़ा तेज है तो यूपीएससी करेगा। तो आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, फिर भी आपको जीवन में ये रैट रेस के पीछे नहीं भागना है, कुछ और मीनिंगफुल करना है। ऐसा करना है जिसमें आपको खुशी मिले और आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओ। तो वो एक तरीके से मुझे लगता है शुरुआत वहीं से हुई। फिर धीरे धीरे जेएनयू वाज अ ह्यूज एक्सपोजर। तो जो भी हमारे दौर के बड़े घुमक्कड़ हुए, राहुल संक्रांतियान हुए या और लोग हुए, उन सब की एक इंस्पिरेशन रही। और पॉलिटिक्स में चूंकि यूपी वाले हैं तो रुचि बहुत पहले से थी। एंड जर्नलिज्म गेव एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल एंड सी पॉलिटिक्स, interact with people. So this is how it started and still going well. नहीं, गोइंग वेली नहीं, गोइंग वेरी वेरी स्ट्रांग। एंड यू आर ऑल्सो एन ऑथर। आपकी जो किताब आप लोगों ने उत्तर प्रदेश या बैटल ग्राउंड पे लिखी थी, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। हमारे दूसरे गुरु भी उनके साथ थे उस किताब में, डॉक्टर मनीष। मनीष तिवारी, हाँ। नाम लेने में थोड़ी शर्म आती है, सब लोग हमारे बड़े भाई हैं, बट फॉर एवरीबडी these names that I'm taking are the stem at which social and media matters stands today. They have helped us in every way. Lekin please tell us about Battleground Uttar Pradesh. When did you do this survey? What is the book about? And what was your learning out? It was basically based upon 2012 Uttar Pradesh Assembly elections. That was the first time when I took a bike and went out to travel across my state to understand what's the politics of the state all about, what people think, what are the genuine concerns on the ground. और एक दो साल घूमे उसी दौरान, 2011 से घूमना शुरू किए। तो एक साल जब 2012 इलेक्शन आ गया, देन मी एंड मनीष जी थॉट कि यार इतना घूमे हैं, कुछ लिखना भी चाहिए। सो दैट्स हाउ द आइडिया ऑफ द बुक केम एंड वी ट्राइड टू कीप इट सिंपल। हम लोग उसको एनेक्डोटल बना के रखे। हमने कहानियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राजनीति समझाने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के कई सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी कहानियां क्या है। जैसे कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, उससे जुड़ी हुई कई कहानियां हैं। क्रिमिनल्स, उनसे जुड़ी कई कहानियां हैं। करप्शन, उससे जुड़ी कई कहानियां हैं। आइडियोलॉजिकल जो टसल है उत्तर प्रदेश में, उससे जुड़ी कई कहानियां हैं। तो हमने कोशिश की कि कहानियों के माध्यम से हम उसको भारी और बोझिल न बनाएं। उसमें कोई रेफरेंस, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया तो कोई रेफरेंस नहीं होगा। और हमने कोशिश की कि जितना उसको कहानी के माध्यम से समझा सकें तो वो समझा पाए। सो दैट वाज द बुक ऑल अबाउट। और उसके बाद तो फिर 2017 का इलेक्शन भी देखा, 19 का लोकसभा भी देखा, अभी 22 का चुनाव भी देखा, और 24 वाला आने वाला है तो वो भी शायद देखेंगे। सो दैट वाज
very, very, what should I say, memorable experience for me and for him also. Yeah, so this is a plug from my side for Battleground UP. It's a great book. We'll put a link over here. Please read it. It was very enriching for me. And for trust and safety folks watching this from abroad, please don't look at Uttar Pradesh as any other state of any other country. Uttar Pradesh has two Japans in it. It has a huge population. It is It's as more. diverse. It will become the 7th most populous country of the world if we make it a country. So it's like that. It's past 19 crores now. I think unofficially it would be more than 20. So it's a huge state, and there are so many things about it. For example, the Eastern UP has very different food culture and everything from the Western Uttar Pradesh. And then there is the Tarai belt, then there is Bundelkhand, where the population density suddenly dips and all. So it's like a mini India. And politically also, it has 80 Lok Sabha seats out of 543. So politically also most significant लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश और बिहार जो जीतता है वही सरकार बनाता है. कम से कम पिछले 2-3 इलेक्शन से तो वही लग रहा है कि वही चल रहा है. Totally. So, Election Commission, trust and safety professionals, when you think about Uttar Pradesh, remember you need a big team, you need a lot of understanding. And if you want any guidance on who you to talk to, please reach out and I'll help you out. चलिए यहाँ से डाइव करते हैं सीधा मिस इन्फॉर्मेशन में. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है अभी कुछ ही दिन पहले जो कह रही है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा थ्रेट, इस दुनिया के सबसे बड़े देश, सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन का सबसे बड़ा थ्रेट है मिस इन्फॉर्मेशन. नंबर 1 रिस्क टू इंडिया इन 2024. नाउ पुटिंग इट इन द पॉलिटिकल फ्रेम जो आप फील्ड पर देखते हैं और जब से देखते आ रहे हैं 2024 के बारे में आपको क्या लगता है मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिटिक्स और इंडिया को लेकर? आई थिंक कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन ये तो मतलब एक बहुत बड़ा थ्रेट. अब हम क्या बोलेंगे, वो तो डेटा सब जगह का बोल रहा है. रैंक 1 में हम लोग हैं. और दिस इज समथिंग which has taken lives, which has killed people, broken families, created discord, destroyed lives of people. For example, I am currently in Guwahati. This is my in-laws place. और मेरी वाइफ गुवाहाटी से हैं. इट्स नॉर्थ ईस्ट, तो कंप्लीटली डिफरेंट. और मैं एक लड़के को जानता था जो मेरी वाइफ के कजिन का दोस्त था, उसकी शादी में भी आया था. ही वाज अ गाय हु वाज किल्ड बिकॉज ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन कैंपेन. आसाम का एक बहुत फेमस केस है जिसमें 2 लड़के थे, नीलोत्पल और मृणाल. दे वर किल्ड बिकॉज they were into a remote area. कार्बी एंगलोंग के पास में यहाँ का एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, वहां की जगह है. और they had a fight with a local goon, and then the local goon spread the misinformation that these are people who are kidnapping kids and they eat them. And that was, at that point of time, that was a very viral vitriolic misinformation campaign going on social media. And so the villagers gathered and they were killed in their own home state. That guy had traveled countries, but he was killed in his own home state, some 200 kilometers from his home district, from his own home. तो ये एक ऐसी चीज है जो एक तरीके से कहा जाए तो बहुत लॉस कर चुकी है ऑलरेडी. एंड नाउ इट विल बी डूइंग इट टू अ डिफरेंट प्रपोर्शन बिकॉज द वे सोशल मीडिया हैज बीन वेपनाइज्ड. It's really scary if you ask me. So 2024 elections will definitely have a lot of it. For example, deepfakes is coming in now, and we have already seen how deepfakes was used to defame some of the Bollywood actresses and all. But now deepfake will definitely come to politics. In 2019 Lok Sabha elections, I think there was a first, not deepfake, first manipulated video to vilify a political leader. She was a woman. She do win the election at that point of time, but that was the first instance when we saw it. But now with deepfakes, it's going different levels. And what I saw recently is that during the Ram Mandir inauguration and all, a large number of people were sharing AI-generated images. So
the social media, WhatsApp status and all were full of it. And now if somebody thinks that, okay, this is now something which we can use to destroy the vote base of our opponent and to increase our vote share, no matter how much social discord it creates or not, then it's definitely going to affect a lot of, I mean, it's going to ultimately destroy the democratic fabric and social fabric of this country. Because till now we don't have very strong safeguards and concerns to ensure safeguards around these things. जी बिल्कुल। मैं डीपफेक्स पर आऊंगा। आप पत्रकार भी रहे, तो आपके अंदर का पत्रकार क्या कहता है? मतलब एक जमाना था कि इंफॉर्मेशन को 300 से 600 से अलग अलग पैरामीटर्स होते थे। बीबीसी का शायद वो है कि आप 400 से इसको वेरीफाई करिए, अलग अलग प्रकार के, तब जाकर के उसको न्यूज में या एडिटर के सामने लाने की भी आपको अनुमति थी। जी। आज के जमाने में, और हमने डीमोनेटाइजेशन के वक्त देखा था कि प्राइम टाइम पे चल गई एक खबर, जो सबने एक खबर पे ही खबर चला दी, और शायद बिल्कुल। उसकी किसी ने माफी भी नहीं मांगी, विच इज आई मीन, मेरे ख्याल से जो 1970 या 1980 के जर्नलिज्म की टेक्स्ट बुक्स थी, अगर उनको आज रख दिया जाए तो वो किताबें रोने लग जाएंगी। हम लोग ऐसी जगह पे पहुंच गए। तो आपका अंदर का पत्रकार 2024 में जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो लोग फील्ड में उतरेंगे, जो लोग इंटरव्यू करेंगे, आपकी तरह गांव गांव जाएंगे, शहर शहर जाएंगे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम, और व्हाट वुड अ यंग राजन डू टुडे? लाइक लेट्स से, व्हाट वुड यू डू इन द फील्ड टुडे इफ यू वर अ न्यू बिगिनिंग, लाइक अ न्यूबी रिपोर्टर? तो आपकी क्या बीतती आज? बीतती तो बहुत खराब है। एक सीरीज थी बहुत फेमस, मीडिया के ऊपर ही थी, इंग्लिश में थी, मैं नाम उसका भूल गया हूँ, लेकिन उसमें एक एपिसोड है जिसमें ये है कि एक चैनल है, उसका नया मैनेजमेंट आया है, द न्यू मैनेजमेंट इज लाइक वी हैव टू गो वायरल एंड ऑल दैट एंड एवरीथिंग, and there is a famous star or celebrity or somebody who just suffered a gun wound, and now everybody is running the news she's dead or he's dead. And the staff of that media house is actually people who follow the old textbooks. So then the prime time show goes on air. And then the guy who is supplying the information, he's still not saying that he or she is dead. And then the management, new management is, getting very angry and everything. And they said, when everybody is running that he or she is dead, why are you not? And the anchor also, belonging to the old school, says कि नहीं, पहले उससे बात कराओ. Then during the commercial break he says कि क्या हुआ, what happened, and the guy says media doesn't pronounce somebody dead, a doctor does. So you wait for the confirmation of the doctor to say that this guy is dead or not, and later on they find out that no, she's breathing and she's still alive. So then everybody runs an apology and all that. So that was how media used to be. I think that, it's the those were News the, is the name of the show, News? I think, yeah, I think it's that. So ये प्रिंसिपल्स हुआ करते थे। जैसे पहले ये होता था कि अगर पुलिस केस किसी के खिलाफ रजिस्टर होता था तो उसको आरोपी कहते थे, उसको क्रिमिनल नहीं कहते थे, चोर नहीं लिखा जाता था, आरोपी लिखा जाता था। That he is not still thief, because to pronouncing a thief is the job of the court, not media, not the police FIR. But nowadays you just copy the police FIR and produce a news item. And more than that, you gave a very apt example कि एक मिसइंफॉर्मेशन चली न्यूज मीडिया में और उसको ढकने के लिए दूसरी मिसइंफॉर्मेशन चलाई गई कि नहीं, हम लोग तो बात कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था. So right now I think that, for example, two very big changes have happened since I started doing journalism in 2011 and 12. One big change is that a large number of people have switched from channels to electronic media, to web media and all that. A large number of people are consuming news through phones, not through TV channels. People don't have time. People don't want to see TV channels and all that. It's just filtering. Some of the content of the TV channel is filtering through these. Otherwise, many people, a large number of educated people, are actually watching YouTube and smaller media houses whom they think that they are credible. Second thing, now there are, gloves are off. Now, if anybody thinks that
I have to serve an ideology. They do it. And that I'm saying from both sides, be it the right, the center, or the left, all three sides. Now there are some channels who are running their propaganda. So the ethics of journalism are definitely out of the window and all. It's very difficult to maintain neutrality in these point of times, but there are some people who are trying to do that. Very difficult though, very difficult. Yeah, I think management and MBA, I have a particular dislike for this community. But one thing which is coming out, and this has already started, the conversation has started in San Francisco, is that this marketing is not leading to sales. This has come out. It is already there in San Francisco. It will come to India in 2-3 years to understand that without quality, there is no advertisement, which actually matters. Numbers are. That's true. That's true of Indian media scene also, because the TRPs of news channels are constantly dipping. And if you see it from a commercial point of view, it's more lucrative business-wise to advertise on entertainment channels than on news channels. So that's already there. News channels are struggling very hard, despite every desperate attempt to catch the viewers. They are losing viewership. हाँ, तो वो हमारे तो यहाँ पे बड़ी वो कहावत है ना, नानी दादी सुनाती थी, कौआ चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। तो वही जो पत्रकार शाहरुख खान से लड़ने गए थे, शाहरुख खान ने तो जवान पठान बना ली, आप शाहरुख खान नहीं बन। ये एंटरटेनमेंट की लड़ाई में जितने भी ये चमकते चेहरे हैं, अंत में घूम फिर के बाद कितने भी बोरिंग हो, कितने भी धीरे बोलते हो, वो रवीश कुमार जी में है दम, ये सब मानते हैं। और आप ये भी देखिए कि जो लोग ये सब शुरू किए थे, जैसे मैं कुछ पत्रकारों के नाम नहीं लूंगा, लेकिन इंडिया टीवी में नाग नागिन, एलियन गाय का दूध क्यों पी रहा है, 5 फन वाला सांप मिला, ये सब जिन लोगों ने शुरू किया, they have now started their own YouTube channels and they are talking about disinformation, misinformation, और एकदम मतलब पुनर्जन्म टाइप उन लोगों का हो गया। वो सब करने के बाद उनको लगा कुछ हो नहीं सकता। यहीं से जंप करते हैं, क्योंकि जो हमारा रिसर्च था कीप इट रियल पे, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग थी कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स पे हमने ये रिसर्च किया है कॉलेज के बच्चों के साथ, लेकिन जो 800-900 बच्चों ने जवाब दिया, उसमें 80% बच्चे ये कह रहे हैं कि, या 80% को मिस इन्फॉर्मेशन मेटा और उसकी फैमिली ऑफ एप्स यानी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के द्वारा आती है। अब ये जो सिनेरियो है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक विदेशी कंपनी है जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड है, सैन फ्रांसिस्को में रजिस्टर्ड, उसके द्वारा हिंदुस्तान का प्रजातंत्र हिले जा रहा है, एक अमेरिकन कंपनी के। बिल्कुल। लेकिन एक एक हेल्पलेसनेस तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि अरे कोई बात नहीं, वो भी कह देता है केम्ब्रिज एनालिटिका की बात कि हमसे गलती हो गई, हम भी कुछ कुछ कह करके इसको मान लेते हैं। बट द डेंजर ऑफ डेमोक्रेसी बीइंग शेकन बाय वन कंपनी is I don't understand that how is it acceptable। मतलब कि मुझे हर प्रकार से पढ़ लिख करके अगर ये कोई और चीज होती किसी भी और फील्ड में, क्या ये एक्सेप्टेबल होता कि एक कंपनी आपका प्रजातंत्र हिला दे रही है, आपकी फ्रीडम हिला दे रही है, जिसके लिए इतनी लड़ाई हुई, जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है। तो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट the social media platforms, and what do you see is the impact on the field? Sitting in front of this wonderful laptop and reading books is different, लेकिन जब आप जमीन पे जाते हैं, जमीन के लोगों से बात करते हैं, और आप ये बहुत करते हैं, मतलब स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट घूम करके आते हैं, वहां पर क्या देखते हैं आप? 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि ये एक मीडियम है जो बहुत पावरफुल मीडियम हो गया है। एक कंपनी, आप एकदम ठीक बोल रहे हैं, दिस इज वन कंपनी विच इज वेरी पावरफुल। ट्विटर पर भी उतने लोग नहीं हैं। नई जनरेशन पूरी इंस्टा पे है और पुरानी जनरेशन फेसबुक पे है। फेसबुक इज नाउ फॉर मोस्टली फॉर अंकल्स और दोज हु वॉच वीडियोस देयर। और उसके बाद में व्हाट्सएप पे हर कोई है, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज ऑन व्हाट्सएप। तो ये 3 मीडियम ही सबसे बड़ा पूल भी इनका इंफॉर्मेशन का। मुझे लगता है आजकल गूगल से ज्यादा लोग समय इन पे बिताते होंगे। गूगल करना लोग छोड़ दिए हैं, इन्हीं सब पे ज्यादा समय बीत रहा है। मैसेज जीमेल वगैरह पर भी कम जाते होंगे, व्हाट्सएप पे ही सारा गूगल का यूट्यूब है जो कि चौथे नंबर पर आता है हमारे रिसर्च के द्वारा भी, और आई थिंक फील्ड में भी आपको ऐसा ही दिखता होगा।
तो अल्टीमेटली ये 3 प्लेटफॉर्म है जिनसे हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि जैसे भारत की अगर बात करें तो जो रूलिंग डिस्पेंशन, कोई भी, जैसे सेंट्रल में बीजेपी हो सकती है, किसी स्टेट में टीएमसी हो सकती है, किसी स्टेट में कोई और हो सकता है, दे वांट दिस प्लेटफॉर्म टू बी मैनिपुलेटेड टू देयर एंड्स। उनको इससे कंसर्न नहीं है अभी कि ये प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करना चाहिए, इस प्लेटफॉर्म से जो मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है उससे डेमोक्रेसी की हानि हो रही है, उसको हमको रोकना चाहिए। अभी उन सब का प्राइमरी कंसर्न ये है कि ये हमारा काम ज्यादा करे, हमारा 70% दिखाए, 30 दूसरे का दिखाए, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी सबका वही है। और सिंस आई हैव वर्कड इन पॉलिटिकल कंसल्टेंसी आल्सो, आप देखिए तो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी, कोई भी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का एक बड़ा यूनिट होता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट यूनिट, जो सिर्फ यही काम करता है। कौन सी स्टोरी वायरल हो सकती है, वायरल कंटेंट क्रिएट करना, रिक्वायरमेंट जान के कि अच्छा यहाँ रिक्वायरमेंट है, यहाँ दंगा करा सकते हैं हम, हिंदू मुस्लिम करा सकते हैं, अच्छा यहाँ पर हम लोग कास्ट कंफ्लिक्ट करा सकते हैं, उससे हमको फायदा होगा, अच्छा यहाँ पर हम लोग एंटी वुमेन बातें बोल के फायदा उठा सकते हैं। एंड देन दे क्रिएट दैट कंटेंट एंड देयर आर स्ट्रेटजीज टू स्प्रेड इट टू वेरी टारगेटेड बेस, कि ये बनियों के खिलाफ बात है, सो दिस इज समथिंग अगेंस्ट वन कास्ट, this will go into the caste group of all other peoples but not these, so that they don't get disenchanted, but we are targeting them also. So targeting viewership भी वो सब अपने से मतलब उसको स्प्रेड कर पा रहे हैं सब कुछ। तो ये जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी, मीडिया हाउस, इलेक्शन मैनेजमेंट, इसका घालमेल, प्लस ये जो पोटेंशियल है इस प्लेटफॉर्म के पास में, मेटा के पास में, इन दोनों के मिक्सचर से, और भारत की सोसाइटी जिसमें थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स तो रहे ही हैं, प्राइमोडियल किस्म के कन्फ्लिक्ट रहे हैं, रिसोर्सेज की टेंशन है, पॉपुलेशन ज्यादा है, इन तीनों के घालमेल से एक ऐसा जहरीला मिक्सचर तैयार हो रहा है जो मतलब आप समझ लीजिए कि इट कैन फ्यूल एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ कमिटेड ग्रुप ऑफ social media experts, there is a committed voter base of a political party, and then you have these 3 platforms, you can create a law and order situation anywhere for at least 24 hours, आराम से हो जाएगा, and then it will have an impact across the state or at least in nearby districts. So this is something about which nobody is concerned. Nobody, for example, when I was in Chhattisgarh, there was a talk about a group, a institution, a body which would actually register cases against platforms spreading misinformation. तो ग्रुप तो बना हुआ था, उसमें पुलिस भी थी, उसमें जर्नलिस्ट भी थे, उसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी थे, बट इट नेवर केम टू यूज। सो राइट नाउ इंस्टीट्यूशनली वी आर वेरी बैकवर्ड, लीगल फ्रेमवर्क वाइज वी आर वेरी बैकवर्ड, and we are into a situation where this vitriolic mixture of a platform, the election management system, and some of the fault lines running into our society can create any disturbance, and we are actually not concerned about how to handle these things. Yeah, I mean, this last answer constantly, क्योंकि जर्मनी में मेरी पढ़ाई हुई है और आइंस्टाइन वहीं के थे, उसमें एक कोट होता है, हमारी टेक के हर लेक्चर में ऑलमोस्ट आता था कि टेक्नोलॉजी विदाउट मोरालिटी is Yes. pointless. This is something that he said, like the greatest scientist of all times, undisputed. मतलब अगर गांधी एक तरफ है तो आइंस्टाइन शायद दूसरी तरफ खड़े होंगे। वो कहते थे कि टेक्नोलॉजी विदाउट मोरालिटी। आई थिंक अगेन इट कम्स डाउन टू दैट कि भाई बिजनेस, डॉलर्स, कंसल्टेंसी आप कर सकते हो, लेकिन अगर भलाई के लिए नहीं कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नुकसान बहुत कोई है। फायदा नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल, जी, इसी बात से मैं जैसे और कहना चाह रहा था कि आज की तारीख में और एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। जैसे पहले लोग लाइक्स के लिए मिस इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे कि अरे मेरा प्रोफाइल थोड़ा और लाइक आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, वो होता था। नाउ थिंग्स हैव बीन मोनेटाइज्ड, तो वो पैसा कमाने का जरिया बन गया है। सो नाउ इफ आई, अब वो भूल जाइए कि वो मासूम वाला लाइकिंग वाला भी एक मोटिवेशन नहीं है। नाउ देयर इज अ स्ट्रेट मॉनिटरी मोटिवेशन कि मैं ये जहरीला कंटेंट डाल के अगर $10 इस महीने कमा लूं तो क्या खराब है, मरे जो मरे। सो मोनेटाइजेशन ऑफ हैंडल्स हैज आल्सो क्रिएटेड अ लॉट ऑफ मोटिवेशन फॉर sharing viral content which is
most of the times, or a very majority of times, it's actually disinformation. Yeah, and there are multiple studies that hate runs very well. I mean, it's an old saying कि मतलब न्यूज तो क्या है, what bleeds which leads, it's a very American saying in journalism कि भाई वो हिंसा तो चलती ही है और ऑनलाइन भी अलग नहीं होती। चलिए, तो परेशानी तो हमने देख ली, और अब हमारे पास कुछ 5-6 महीने हैं जिसमें देश इलेक्शन पे जाएगा और फिर अगले 5 साल का कुछ इतिहास लिखा जाएगा। इसमें हम सबको, और मैं स्पेसिफिकली दो लोगों की बात कर रहा हूँ, एक है फर्स्ट टाइम वोटर स्टूडेंट, और दूसरा है संस्थाएं जो हमारी जैसी है। और ये लड़ाई है, खुल करके है, सीधी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है, एक वायरस के खिलाफ है जिसको मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इसमें उन स्टूडेंट फर्स्ट टाइम वोटर्स से आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक व्हाट शुड दे डू टू डिसाइड हु टू डिसाइड the methodology of decision making on how to vote, who to vote for? ये मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए उन लोगों की? पहली बार वोट करने जा रहा है प्रजातंत्र में, पहली बार अपना योगदान करेगा जो बच्चा, जो लड़के लड़कियां, what do you think, how should they do it in this realm of misinformation? What should they do? तो पहला तो मुझे लगता है आप लोग जो कर रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। आप लोग जगह जगह जाके जो अवेयरनेस बिल्ड कर रहे हैं, मुझे लगता है वो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो जो कर रहे हैं उसके वायलेंट रिपरकशन भी हो सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल who are victims of misinformation, or who are actually agents of misinformation sharing, who don't know the violent repercussions of these things. So if we can actually reach out to them, tell them that this is the scenario, there will definitely be a significant number of people who will stop doing it. तो एक बड़ी चीज तो यही है कि पहले हम उनको रियलाइज करा पाए कि आप जो कर रहे हैं, कौन सी जगह, मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, डिस इन्फॉर्मेशन क्या है, मेलिशियस इन्फॉर्मेशन क्या है, अल्टीमेटली जो आप कर रहे हैं उसका रिपरकशन क्या हो सकता है, कौन सी जगह है जहां से आपको एक रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल सकती है, क्रॉस चेकिंग क्या होता है, रिवर्स इंजन सर्च क्या हो सकता है, इमेज सर्च क्या हो सकता है, आप कैसे हैंडल्स से इंफॉर्मेशन फिल्टर करके अपने काम की चीज निकाल सकते हैं। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, ताकि हम, जैसे अब आप लोग एक और क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पेरेंटल व्यूअरशिप, पेरेंटल गाइडेंस को लेकर, तो वो भी एक नई चीज ही है भारत के लिए। लेकिन जब हम ये सोच रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो गलत कंटेंट न देख पाए, उस पर हम एक कंट्रोल कर पाए, ताकि अल्टीमेटली हम उन तक जो हार्मफुल कंटेंट है वो पहुंचने से रोक सकें, और पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि ऐसा हो। तो हम लोगों को एज अ डेमोक्रेटिक सिटीजन ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो आने वाले सिटीजन्स हैं, हमारी जो नई पीढ़ी के सिटीजन्स हैं, वो भी अच्छे नागरिक बने, वो भी इंफॉर्मेशन फिल्टर करना सीखें। तो ये तो मुझे लगता है पहली सबसे जरूरी चीज है। दूसरी सबसे जरूरी चीज है कि विल पावर पॉलिटिकल पार्टीज को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज अल्टीमेटली लाना ही पड़ेगा कि इस तरह से कोई मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। दे हैव टू टेक अ स्टैंड, all of them have to take a stand that ultimately this misinformation will ruin the foundations of democracy in this country. So we have to take a position. उसमें हमारा थोड़ा नुकसान होगा, आपका थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन ultimately for a mature democracy this is something which is needed, and for that you need a legal paraphernalia and an intention. तो वो दोनों चीजें उसके बाद की, लेकिन शुरुआत तो मुझे लगता है क्योंकि हमारे राजनेता ही वो सब कर रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ी को क्या सबक देंगे, वो तो खुद ही ये सब कर रहे हैं। सुपर, दैट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। जिसको भी जेएनयू और गंगा ढाबा के बारे में पता हो, हम लोग ये बातें 12-14 घंटे लगातार कर सकते हैं अगर चाहे तो होती रहे और दोस्त साथ में हो। बट आई एंड इट हियर।